Hi guys, this is Aman. I would like to most welcome all of you on Education Site YouTube चैनल। हम लोग 12th बोर्ड फिजिक्स की पूरी थ्योरी को रिवीजन के तौर पर मैराथन क्लास चला रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो ठोस अथवा खोखला भी हो सकता है। दूसरा है एक समान रूप से आवेशित गोलीय अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए दोस्तों हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिगर को समझते हैं। ये कोई गोलीय आवेशित चालक है, इसका सेंटर O है और इसके सरफेस पर कोई पॉइंट हमने P लिया जिसकी दूरी R है, और इसके इंटरनल सरफेस पर हमने एक पॉइंट P2 लिया, इसके बीच की दूरी ये R1 नहीं R2 है। ठीक, ये R2 है और हमने इस गोली सरफेस के बाहर की तरफ एक हमने पॉइंट P1 लिया, इसके बीच की दूरी R2 है। ठीक, और ये सब जो P1 P2 और P1 और P2 हैं, ये बेसिकली छोटे सरफेस के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए बनाए गए हैं। तो हमने इस फिगर को समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इस पॉइंट P पर ऑन द सरफेस एट P अगर हम गॉसियन सरफेस को अप्लाई करें तो हमने सीखा है कि गॉसियन थ्योरम का ये फार्मूला है वेक्टर ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू समेशन क्यू, मतलब चार्ज का समेशन बटे एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आगे देखते हैं। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस कॉस थीटा का क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट जैसा कि फार्मूला से प्राप्त है, जहाँ कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 है, ई की वैल्यू बाहर आ जाएगी, ये कांस्टेंट है। डी एस का क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो डी एस का क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो ई इंटू 4πr² प्राप्त होगा, जो बराबर होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। तो ई इजकल टू 1/4 क्यू अपान r² प्राप्त होगा। पॉइंट, अब हम दूसरे पे चलते हैं। आउटसाइड पे हम आउटसाइड की सरफेस P1 माना है, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो हम इस प्रकार प्राप्त करेंगे, जैसे गॉसियन सरफेस अप्लाई करेंगे पहली बात, फिर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस करेंगे, क्यू समेशन क्यू मतलब चार्ज का समेशन अपन एप्सिलॉन नॉट करेंगे, ई की वैल्यू बाहर आ जाएगी और थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, थीटा की वैल्यू 0, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, डी एस का क्लोज इंटीग्रल करेंगे, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होगा। अब यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल करेंगे ds का तो 4πr1² प्राप्त होगा, क्योंकि हमने सरफेस के बाहर की तरफ त्रिज्या को r1 लिया है। तो E1 इंटू 4πr1² इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू हो जाएगा। यहाँ पर हमें फाइनल प्राप्त होता है E1 इक्वल टू 1/4π क्यू अपान r1²। ठीक, इसका ग्राफ इस प्रकार है। यहाँ यहाँ हमने R1 को लिया है, त्रिज्या को लिया है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया है। तो त्रिज्या जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के, तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का होता है, इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इन साइड, मतलब गोली आवेशित चालक के इन साइड पर अगर हम P2 माने, उस पॉइंट पर हम ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करें, तो उसी प्रकार हम लोग गॉस की थ्योरम को अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, जहाँ ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल करेंगे, ई डॉट डी एस का हम लोग क्लोज इंटीग्रल करेंगे, फिर जो बराबर होगा समेशन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा ई टू डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल, और चार्ज जो होगा आउट सरफेस पर वो 0 हो जाएगा, समेशन जो होगा चार्ज का वो 0 हो जाएगा, जिससे हमें E2 की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटरनल सरफेस पर हमें 0 प्राप्त होगी, क्योंकि गोली आवेशित चालक के अंदर कोई आवेश वितरित नहीं होता, यह बस गोली आवेशित चालक के सरफेस एरिया पर वितरित होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसके इन साइड पर 0 हो जाएगी। दूसरा हम देखते हैं एक समान रूप से आवेशित गोली अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हमने चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा, अब हम अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। फिगर को समझते हैं। फिगर इस प्रकार है, थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं। ये गोली आवेशित चालक है, ठीक, गोली आवेशित अचालक है बेसिकली। हाँ, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट, यहाँ पर हम एक पॉइंट
P1 लेंगे, यहाँ पर हम एक पॉइंट P1 लेंगे और यहाँ पर एक P2 ले सकते हैं, या यहाँ P1 लेंगे, यहाँ P2 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार ये दूरी R1 हो जाएगी, मतलब R हो जाएगी बेसिकली R। इस पॉइंट को अगर हम P1 माने तो इसे R1 मान सकते हैं, और इस पॉइंट को हम P2 माने तो इसे R2 मान सकते हैं। मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। आगे देखते हैं। पॉइंट P मतलब सरफेस पर हम उसके सरफेस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करें तो गॉसियन सरफेस अप्लाई करेंगे सिंपली। वेक्टर ई डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल करेंगे और समेशन चार्ज का समेशन करके एप्सिलॉन का अपान कर देंगे। ई बाहर हो गया, cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई, और ds का क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो हमें E1 और E1 इंटू 4πr² मिलेगा, जो बराबर होगा Q/ε0 के। Q/ε0 के बराबर इसकी फाइनल वैल्यू मिल जाएगी हमें वेक्टर ई मतलब E इक्वल टू 1/4πr² Q/ε0। इसके आउट सरफेस की बात करें तो आउट सरफेस मतलब आउट सरफेस को अगर हम P1 माने और इसके बीच की दूरी R1 माने तो यहाँ पर हम सिंपली लगाएंगे गॉस थ्योरम। फिर इसके बाद हम लोग ये सब कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, ds छोटे क्षेत्रफल का क्लोज इंटीग्रल करेंगे, जो हमें प्राप्त होगा Q/ε0। इसके इन साइड गोलीय आवेशित अचालक के इन साइड की बात करें हम तो इसी सिंपली हम ये गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो इस प्रकार लगेगा। यहाँ हम क्लोज इंटीग्रल करेंगे वेक्टर ई डॉट ds का, और ये Q/ε0 के बराबर होगा। आगे देखते हैं। E2 जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। ds का क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो ये 4πr² मान हो R2² प्राप्त होगा, जो इक्वल टू होगा Q1/ε0 के। यहाँ पर फाइनल वैल्यू प्राप्त होगी E2 की 1/4πε0 Q1/R2²। ठीक, तो इस प्रकार चूंकि आवेशित गोलीय अचालक में आवेश समान रूप से वितरित है, इसलिए आवेश का आयतन घनत्व जो हो जाएगा रो इक्वल टू एक मिनट दिख नहीं रहा है, रो इक्वल टू Q/4/3πr3, जो होगा Q1। अगर हम Q1 की बात करें Q1 पॉइंट पर P1 के Q1 पॉइंट पर, तो रो इक्वल टू Q1/4πr2², जिसे आवेश अपान आयतन बोलेंगे। तो यहाँ पर आयतन जो हो जाएगा 4/3πr3। तो Q1 इक्वल टू Q/R2Q का मान थर्ड में रखने पर ये हमें E2 की वैल्यू प्राप्त होगी। E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q/R2Q/R2² इंटू RQ। इस प्रकार हम R की वैल्यू बहुत कम है, इसे हम कम नहीं है, R2 की वैल्यू ऊपर R2Q से कैंसिल हो जाएगी और हमें मिलेगा E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q/RQ इंटू R2। इस प्रकार पॉइंट डी की बात करें, अगर हम एट सेंटर पॉइंट डी की बात करें, सेंटर जहां हमने बेसिकली पॉइंट ओ माना था, तो R2 की वैल्यू तो वहाँ 0 होगी, तो वहाँ R2 जो E0 जो हो जाएगा सेंटर पर, वहाँ पर E0 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। इस ग्राफ को देखते हैं, ये ग्राफ है। यहाँ हमने ई को ऊपर लिया है, यहाँ त्रिज्या को लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, त्रिज्या है, और इसका ग्राफ इस प्रकार है। मतलब त्रिज्या को अगर हम बढ़ाते जाएं तो ई की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन त्रिज्या को अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो ये इस प्रकार, ये जो रेशियो है इस प्रकार रूप में डिक्रीजिंग रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत तेजी से घटने लगती है। थैंक यू। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक को कवर करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखकर प्रॉपर नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मजबूत बनाइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, थैंक यू।